हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के विज्ञान का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 7 2025 सेट नंबर 824 सीपी। खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है। उपभाग 1 में फ्री सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, 2 गुणे फोकस दूरी, और इससे फोकस दूरी 10 सेमी दिया हुआ है तो 2 गुणे 10 20 सेंटीमीटर। तो पहले का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 में लिखा है श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन दिया हरा, बैगनी, जामुनी, पीला। तो जो श्वेत प्रकाश निकलता है प्रिज्म से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और ये होता है बैनी, आ, पिनाला, और लास्ट में होता है ला, या उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वीव ग्योर भी लिखते हैं। तो इसमें जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसका सबसे कम विचलन होता है। उसके बाद नारंगी का होता है, फिर पीला का होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी का। यानी कि इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो विचलन होता है वो बढ़ता जाता है। सबसे कम लाल में होता है, सबसे अधिक बैगनी में होता है। तीसरे ऑप्शन में दिया है हरा है, बैगनी है, जामुनी है, पीला है। तो लाल के बाद नारंगी आता है, नारंगी इसमें है नहीं, फिर पीला है तो पीला पहले आ जा रहा है, यानी कि पीला में सबसे कम विचलन हो रहा है। तो इससे पूछा है कि न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन पीला में होगा, तो दूसरे का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के एक वस्तु रखी है, निम्न में कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। जब उत्तल लेंस के सामने f फोकस और 2f के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो तीसरे का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश हमको बताना है क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें धारा। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर होता है IR, और V बराबर दिया हुआ है 16 वोल्ट, 16 वोल्ट है, और R बराबर है 4 ओम, प्रतिरोध दिया हुआ 4 ओम। तो इसमें से हम लोग I का मान निकाल लेते हैं। तो उसके लिए R को ले आएंगे अगर बाएं साइड तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, और V बराबर 16 है और R बराबर है 4 है, तो 4 लिख देंगे, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 होगा, तो I बराबर निकल गया 4 एम्पियर, यानी कि धारा का मान निकला 4 एम्पियर। और हमको निकालना इससे प्रतिरोध में प्रति सेकंड आवेश। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी कि Q बराबर I गुणे T, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें I यानी कि जो धारा है ये 4 एम्पियर होता है, 4 लिख देंगे, और समय दिया हुआ है इसमें प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड होगा, तो T बराबर 1 हो जाएगा। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, और जो आवेश होता है इसका मात्रक कूलम होता है, और जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं, तो 4 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। तो चौथे का C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। पांचवे का C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 में लिखा कि एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसे 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका R बटे R डैश क्या हो गया, यानी कि R और R डैश का अनुपात बताना है। तो R बराबर इसमें दिया हुआ है 9 ओम। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध निकालेंगे। तो आप लिख लेंगे प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, और पूरे भाग का प्रतिरोध 9 ओम है और इसे 3 भाग में बांटा जा रहा है, तो 9 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 3 9, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। और इसको 3 भाग में बांटा जा रहा है, तो मान लेते हैं पहला प्रतिरोध है R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर भी 3 ओम है, और इसको जोड़ा जा रहा है परस्पर समांतर क्रम में इस प्रकार। इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो ये भी 3 ओम हो जा रहा है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध।
तुल्य प्रतिरोध, इसमें दिया हुआ कि तुल्य प्रतिरोध जो है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R डैश बराबर R1 R2 R3 तीनों, इसमें तीन तीन ही है प्रत्येक का मान, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/R डैश बराबर, इसमें सबका प्रतिरोध अगर हम निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध, तो उसके लिए हमको एलसीएम निकालना होगा, और इसमें एलसीएम 3 ही होगा, ऊपर जोड़ देंगे 1 2 3, तो 3/3, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/R डैश बराबर 1/1, यानी कि R डैश बराबर निकल गया 1 ओम, और हमको इसमें निकालना है R/R डैश का अनुपात, R/R डैश, R दिया हुआ इसमें 9 ओम और R डैश है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा, भाग देंगे 1 से 9 में तो 9 ही होगा, तो छठवें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो धारावाही परिनालिका के मध्य में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, तो 7वें का सी ऑप्शन सही है। उपभाग 2, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में लिखा कि अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल वर्षा में जो जल होता है वो अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान जो होगा वो 5.6 से कम होगा, तो 8वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड, तो इसमें अपचयन हमको बताना है, तो अपचयन कब होता है, जब किसी धातु से या किसी तत्व से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर जो ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, तो ऑप्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, तो 9वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो 10वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11, धावन सोडा है, तो जो धावन सोडा होता है ये एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है, तो 11वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, जब किसी भी अम्ल की हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, तो 12वें का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 13 में लिखा अभिक्रिया HCl जलीय प्लस NOH जलीय इक्वल टू NaCl जलीय प्लस H2 द्रव, तो इसमें जो HCl है ये अम्ल है, NOH क्षार है, तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, और इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो 13वें का डी ऑप्शन सही है। उपभाग 3 में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि निम्न में कौन विषम पोषी जीव है, तो इसमें जो विषम पोषी जीव होगा ये 14 का ये होगा फफूंदी। क्वेश्चन 15 में लिखा है निम्न में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो वन, नदी और मरुस्थलीय तो प्राकृतिक है, जो बागीचा होता है ये कृत्रिम होता है, तो 15वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा है फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये फेफड़े में पाई जाती हैं, तो 16वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किस गैस का अवक्षय करती है, तो जो CFC होती है ये ओजोन मंडल का अवक्षय करती है, तो 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में लिखा है कि निम्न में कौन सुमेलित है, यानी कौन सही है, तो 18वें का बी ऑप्शन सही है, स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है। क्वेश्चन 19 में लिखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं, ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में विघटन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और डी है इनमें से सभी, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं, तो 19 का डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 20 में लिखा है इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे रक्त में जो शर्करा होती है, यानी कि जो चीनी की मात्रा होती है शुगर को उसको कम करता है, उसको नियंत्रित करता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, तो 20 का सी ऑप्शन सही है। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग 1 में फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखा है कि मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राय किस प्रकार के दर्पण का प्रयुक्त होता है, इसका कारण बताइए। उत्तर है मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राय उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र
अधिक होता है, जिससे कारण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है तथा अपने पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकता है। क्वेश्चन 2 है, आँख की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है कि आँख के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, आँख की संवेदन क्षमता कहलाती है। मनुष्य के स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन 2 का पहला, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो जब क्षमता माइनस में दिया है इसका मतलब अवतल लेंस है, तो इसका फोकस दूरी माइनस में ही होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं लेंस की क्षमता, जिसको सूचित करते हैं P से। तो P बराबर दिया है -2.5 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, और फोकस दूरी इसमें होता है मीटर में। लेकिन जब हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो P बराबर हो जाता है 100/f सेंटीमीटर। तो इसमें P दिया हुआ है माइनस का 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.5 बराबर 100/f। अब f को लाते हैं बाएं साइड, -2.5 को लाते हैं दाएं साइड। तो f बराबर हम लिख लेंगे, माइनस यहाँ बीच में लगाएंगे ऊपर, 100/2.5। अब यहाँ पे दशमलव हर में है, तो 1 अंक पे दशमलव दाएं साइड से जब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा -100/25/10, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो -100 गुणे 10/25, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी माइनस में आ रहा है। जब फोकस दूरी माइनस में होती है तो जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अवतल लेंस है। क्वेश्चन 2 में लिखा है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए। उत्तर है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये है आकाश का नीला दिखाई देना। वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है, जिससे नीली तथा छोटी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें अधिक प्रकीर्णित होकर बिखर जाती हैं तथा केवल लाल प्रकाश किरणें हमारी आंख तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन 3 का पहला, विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? 2 कारण बताइए। उत्तर है, विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की बनाई जाती है क्योंकि पहला है, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। दूसरा है, मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है तथा ये उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। क्वेश्चन 3 का दूसरा दिया है कि नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम और 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो इसमें फिगर में दिया हुआ है कि 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसके बाद ये एक 15 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा है, और बैटरी का विभवांतर दिया 10 वोल्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 30 ओम, R3 बराबर 60 ओम और R4 बराबर 15 ओम। तो इसमें R1, R2, R3 से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं हम RP, तो हो जाएगा 1/10
आर पी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP बराबर 1/R1 है 20 ओम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, फिर R2 है 30 और R3 है 60। अब यहाँ पे 20, 30 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। 1/RP बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 3 60 यहाँ 3 हो गया, 30 दूनी 60 यहाँ 2 होगा और 60 एकम 60 1 हो जाएगा। तो 1/RP बराबर यहाँ हो गया 60, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, तो 6 एकम 6 ये कटेगा 10 बार में। 1/RP बराबर निकल गया 1/10, तो RP बराबर हो जाएगा 10 ओम। क्योंकि जो ये RP नीचे हर में दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए इसको ऊपर जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो RP बराबर 10 ओम निकल गया। अब हम निकालते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो इसके बाद इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकला है, ये फिगर यहां से होगा। तो इसमें जिसका कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो ये तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा RP और ये प्रतिरोध R4, ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसको मान लेते हैं कुल प्रतिरोध को R, तो R बराबर हो जाएगा RP प्लस R4। RP निकला है 10 और R4 है 15, तो ये हो जाएगा 25 ओम। अब हम इसमें निकालते हैं धारा। तो धारा निकालने के लिए हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R, और V है 10 वोल्ट और ये है 25, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो 5 से 2 भाग तो 0.4 हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी कि परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमको अब निकालना है कि ये जो 15 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों का विभवांतर हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि 15 ओम का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों का विभवांतर V डैश है, तो V डैश बराबर हो जाएगा I, हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है विभवांतर के लिए, और 15 ओम का जो प्रतिरोध है इसका जो विभवांतर उसको V डैश मान रहे हैं, और धारा I है और इसका प्रतिरोध जो है इसके जगह हम लिख लेंगे R4। तो I निकला है 0.4 और R4 है 15, तो गुणा करेंगे 15 चौके 60, यानी कि हो जाएगा 6 ओम, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का पहला जवाब, किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है तो इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है तो इससे उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि H समानुपाती होगा I स्क्वायर के। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जब धारा दूनी की जाती है तो धारा I डैश है, तो I डैश बराबर मान लेते हैं 2I, और हम जानते हैं कि ऊष्मा H बराबर होता है I स्क्वायर RT, फॉर्मूला होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः धारा दुगनी करने पर ऊष्मा मान लेते हैं H डैश, तो H डैश बराबर यहाँ I स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे जब धारा दूनी हम कर रहे हैं तो उसमें धारा को हमने माना है I डैश, तो हो जाएगा I डैश का स्क्वायर RT, और I डैश बराबर है 2I, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2I, तो 2I का स्क्वायर हो जाएगा 4I स्क्वायर। अब यहाँ पे जो I स्क्वायर RT है ये किसके बराबर है, समीकरण 1 से H के बराबर है, तो यहाँ पर हम H लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा 4 गुणे H, तो जो ऊष्मा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन 4 का दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है चालक में धारा का मान बढ़ाकर। जब चालक में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान बढ़ जाता है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने से लगने वाला बल भी बढ़ता है। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताइए। इसका उत्तर है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है, और बी है कि किसी उपकरण के खराब होने या स्विच बंद होने पर भी
दूसरे उपकरण में विद्युत धारा बंद नहीं होती है। क्वेश्चन 4 के अथवा का दूसरा क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका क्या होती है? 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका उत्तर है, धारावाही परिनालिका विद्युत रोधी तार की एक बेलनाकार कुंडली होती है तथा इसके भीतर नर्म लोहे का क्रोड होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, दूसरा है कि परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर, और तीसरे में यानी कि सी और में है कि नरम लोहे के क्रोड का उपयोग करके परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उपभाग 2 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 5वें का पहला क्वेश्चन है कि धातु तथा अधातुओं के 2 गुणों को लिखिए। उत्तर है, धातु तथा अधातुओं के 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहले में है कि धातुएं सामान्यतः कठोर, आघातवर्ध, चमकदार एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, अधातुएं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। 5वें का दूसरा है, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। उत्तर है, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को हवा की सीमित मात्रा में गर्म करके धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। पुनः धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके धातु से ऑक्सीजन अलग किया जाता है। प्राप्त धातु अशुद्ध होती है, जिसका शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 6वां का पहला, समझाते श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान तथा सामान्य सूत्र समान होता है। इसमें 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, जैसे मीथेन CH4 और एथेन है C2H6। क्वेश्चन 2 में लिखा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो ये जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है इसका IUPAC नाम होगा 3-क्लोरोब्यूटेनॉल। क्वेश्चन 3 है, संक्षारण की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाती है, जैसे लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन 7 का पहला है, एथिल एल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर है, एथिल एल्कोहल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। ए है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब एथिल अल्कोहल C2H5OH का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। बी है सोडियम से अभिक्रिया। 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू है 2C2H5ONA प्लस H2, यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो बनता है सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सी है एस्टीकरण। एस्टीकरण में हम क्या करते हैं, ये जो एथिल एल्कोहल है इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम एथेनोइक अम्ल से, और अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, यानी कि जो अम्लीय हाइड्रोजन होता है उसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो बनता है एस्टर और जल। 7वें का दूसरा है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, कार्बन विभिन्न प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है तथा विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है। यह गुण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहलाती है। सर्वतोमुखी प्रकृति कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण होती है। कार्बन परमाणु में स्वयं के अन्य परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं वलय में व्यवस्थित होकर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने में सक्षम होता है। क्वेश्चन 7 का अथवा है, पहले में दिया हुआ कि एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर है, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। सबसे पहले एस्टीकरण, इसमें CH3COH यानी कि एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल कहते हैं, C2H5OH से अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनता है CH3COOC2H5 यानी कि एस्टर बनता है और जल बनता है। बी है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम एथेनोएट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्षार से अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल जब क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम एथेनोएट और जल। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्र के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए।
उत्तर है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तब साबुन के अणु गंदगी के कणों को घेरते हैं। इसका जल विरागी सिरा गंदगी से चिपक जाता है, जबकि आयनिक सिरा पानी की सतह पर होता है। इस प्रकार की गोलाकार संरचना को मिसेल कहते हैं। गंदगी के कण मिसेल में फंस जाते हैं। ये मिसेल पानी में घुलकर एक स्थिर पायस बनाते हैं, जिससे कपड़ों की गंदगी पानी के साथ अलग हो जाती है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। इस क्रिया को साबुन का निर्मलीकरण कहते हैं।